हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th का सीबीएसई का सैम्पल पेपर फॉर टर्म 1 स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। तो इसका हमने सेक्शन ए किया था लास्ट वीडियो में, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं सेक्शन बी के 15 क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक, क्योंकि ये थोड़े लेंदी हैं क्वेश्चंस और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो काफ़ी सारी डिटेल में मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो पूरे ध्यान से आपको टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं सारे क्वेश्चंस के लिए, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है और इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 21 से। अब यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, 15, मतलब 1, 2, 1, 5 है एंड देयर HCF इज 81। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। आपको यहाँ पर टू नंबर्स का जो है सम गिवन है 1, 2, 1, 5। यूजुअली हम जैसे नॉर्मली करते हैं तो हम क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट दो नंबर्स हमारे पास XY है या फिर AB है, तो A + B यहाँ पर 1, 2, 1, 5 हो गया। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर साथ में गिवन है HCF, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सम गिवन है 1, 2, 1, 5 और HCF गिवन है 81, ठीक है। अब नंबर्स क्या लेंगे? नंबर्स को समझने के लिए हम दो नंबर्स वैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रही, वैसे बता रही हूँ कि नंबर्स कैसे लेंगे। अब यहाँ पर लेट अस टेक टू नंबर्स 10 एंड 15, ठीक है। 10 को अगर मैं करूँ तो 2 × 5 और 15 को करूँ तो 3 × 5। और अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका HCF कैलकुलेट करो तो आप बताएंगे कि ये 5 आ रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, 5 कॉमन है। यही HCF ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी 5 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये मान लेते हैं ये हमारा A है और ये मान लेते हैं ये हमारा B है, यानी कि नंबर्स क्या हो गए, 5A एंड 5B हो गए, है ना। HCF से हमने ये चीज़ निकाली कि HCF अगर 5 है यहाँ पर, तो ये 5 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, 5 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंगली नंबर्स क्या लेंगे हम, 81A, 81B। बस यहाँ पर आपको नॉर्मल AB नहीं लेने हैं, आपको यहाँ पर HCF के अकॉर्डिंगली लेने हैं, ठीक है। एक बार आपके दिमाग में ये लॉजिक चला जाएगा तो ये आप जल्दी से और नंबर्स ले सकते हैं। अब सम ऑफ नंबर्स क्या दे रखा है, 81A + 81B = 1, 2, 1, 5। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है। अब 81 मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, A + B 1, 2, 1, 5। सो A + B हो गया मेरे पास 1, 2, 1, 5 डिवाइडेड बाई 81। इसको 3 के टेबल पे कैंसिल करूँगी, 27 पे जाएगा और ये जाएगा 405 पे। फिर से कट कर सकती हूँ, ठीक है। तो A + B आ गया आपका 15। ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये A और B का कॉम्बिनेशन ढूंढना है, मतलब A और B का जो सम है वो कितना बनना चाहिए, 15 बनना चाहिए। और ऐसे कहता कितने पेयर्स बन सकते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं 1 नंबर से। तो 1 और 14 एक पेयर बन जाएगा, फिर 2 और 13 एक पेयर बन जाएगा, देन 3 एंड 12 बन जाएगा, देन 4 एंड 11, द सेम वे 5 एंड 10 और 6 एंड 9 एंड 7 एंड 8 और 8 एंड 7 आगे रिपीट होते जाएंगे। तो यही पॉसिबल पेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इसमें से ये जो पेयर है वो कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। क्यों? अब देखो यहाँ पर पेयर कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अब यहाँ पर ये को प्राइम है, 1 और 14 सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं, 2 और 13 भी को प्राइम है, 3 और 12 1 के टेबल पे भी आते हैं, 3 के टेबल पे भी आते हैं, तो दिस इज नॉट को प्राइम। ये को प्राइम है, ठीक है। 5 और 10 को प्राइम नहीं है, 6 और 9 भी नहीं है, 7 और 8 है। अब टिक वाले आप गिन लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स है, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ये समझाने में आपको टाइम लगा है, बट एक बार अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो आप जल्दी से सिर्फ कुछ सेकंड्स में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर एक ग्राफ गिवन था आपके क्वेश्चन पेपर में, रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशंस बाय द लाइंस ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0। पहले तो यहाँ पर ना इस फिगर को, मतलब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, एक ACD है और एक ये BCD है, ठीक है, इस तरह से है ना। ट्रायंगल दो हैं यहाँ पर, बट कौन से ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है वो ध्यान से देखना है। सबसे पहले उसने बोला दो लाइंस एंड लाइन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस लेनी है, तो y एक्सिस वाला ट्रायंगल लेना है। तो y एक्सिस के साथ तो ये वाला ट्रायंगल है ACD, तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है? अब बेस चेक करो, तो अगर ये ट्रायंगल इस तरह से है तो बेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 4 से लेके -2 तक। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो 4 माइनस 2 करोगे तो ये 4 + 2 कितना हो गया? 6। वैसे तो ऐसे ही काउंट करके पता चल रहा है, बट स्टिल अगर नहीं पता चल रहा है तो 4 माइनस 2, तो ये हो गया बेस इसका 6 हो गया। और हाइट ये होगी, ठीक है, यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 2 तक का डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये 2 पे टच कर रहा है ना, ये 2 का डिस्टेंस है, तो ये 2 होगी इसकी हाइट। 2 से 2 कैंसल, तो आंसर क्या है इसका? 6 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पर tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू 2 है, देन हमें फाइंड करनी है tan की पावर 20 अल्फा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फा। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है, यहाँ पर tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा क्या है? 2 है। अब यहाँ पर अगर मैं अल्फा को 45 डिग्री ले लूँ तो tan 45 प्लस कॉट 45 क्या होता है? 1 + 1 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अल्फा जो है वो क्या है? 45 डिग्री है। बस ये ट्रिक आपको याद रखना है। अब निकालो tan की पावर 20 45 डिग्री प्लस कॉट की पावर 20 45 डिग्री। tan 45 क्या होता है? 1 की पावर 20 हो गया। कॉट 45 क्या होता है? 1 की पावर 20 हो गया। 1 की पावर 20 जितनी मर्जी हो, चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, वो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। 1 की पावर 21, 1 + 1 2। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से मैंने कैसे देखा कि यहाँ पर मुझे पता है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा 2 गिवन है, तो अल्फा यहाँ पर 45 डिग्री ही होगा, ठीक है ना, तो क्योंकि tan 45 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है, तो 1 + 1 क्या बना होगा? 2। तो यहाँ पर पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। आपको चेंज करके क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता था, इसकी पावर 50, इसकी पावर 50, जितनी मर्जी पावर हो, आंसर जो है वो 1 ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 लीनियर इक्वेशंस में से है। जिन्होंने लीनियर इक्वेशंस बहुत अच्छे से किया है वो बहुत इजीली ये कर लेंगे। मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको क्वेश्चन, जब एक्स वाई के कोफिशिएंट्स जो है वो देखो इस तरह से इंटरचेंज हुए हों, जैसे 217 एक्स है, यहाँ 217 वाई है, 131 वाई है, 131 एक्स है। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ पर पूरी लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ हमें फाइंड करना है x प्लस वाई। तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगी। पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ दोनों इक्वेशंस। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन और ये मैंने लिख ली अपनी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड क्यों कर रही हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा। 7 + 1 8 4 348 x, यहाँ पर भी 348 y बनेगा और ये टोटल करके 3 7 10 2 3 4 और ये बन गया 1740, ठीक है। अब यहाँ से 348 मैं कॉमन ले रही हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। इस 348 को इससे डिवाइड कर दो, x प्लस वाई 1740 डिवाइडेड बाय 348, ये 5 पे कट जाएगा सीधा और सीधा आंसर आपका x प्लस वाई का कितना आ जाएगा? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को अगर चेंज करके आपके पेपर में ऐसे डाल दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, तो आप दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। बस ये चाहिए आपको ट्रिक याद करना है। जब दोनों की जो कोफिशिएंट्स है वो इंटरचेंजेबल हो दोनों इक्वेशंस में, तो अगर x प्लस वाई मांगा है तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, x माइनस वाई मांगा है तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स P एंड Q। अब यहाँ पर LCM है, जब हमने HCF की बात की थी वो अलग थी बात,
अब एलसीएम है यहाँ पर दो नंबर्स का, P एंड Q नंबर्स है, कितना गिवन है 221, यानी कि P मल्टीप्लाई बाय Q कितना होगा 221 होगा। ठीक है, अब 221 का ना मैं एलसीएम ले लेती हूँ और मुझे पता चल जाएगा यहाँ P और Q क्या है। 221 को सॉल्व करो, ये 3 पे भी नहीं जाएगा, प्राइम फैक्टर्स चेक कर लो, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा 13 पे, 13 वन जा और फिर 9 बैलेंस 91 17 और 13 और 17 पे जाएगा, यानी कि ये 13 है इंटू 17 जो बन रहा है वो 221 है। ठीक है, बट यहाँ एक कंडीशन साथ में गिवन थी कि P बड़ा है Q से, यानी कि P क्या है 17 और Q क्या है 13, ये मतलब है इसका। P है हमारा 17 और Q है हमारा 13। ठीक है, बट उसने P और Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं कहा था, उसने कहा था 3P माइनस Q की वैल्यू फाइंड करो, तो वो तो बहुत आसान है, 3P माइनस Q, P की वैल्यू क्या है 17, Q की वैल्यू क्या है 13, 3 7 सा 17 सा 51 माइनस 13, सो ये माइनस करके आ रहा है 38, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स, सो हाउ मेनी कार्ड्स डू वी हैव 52 कार्ड्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, तो हमारे पास कार्ड्स में 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होती हैं, है ना, ये होते हैं ना 4 हमारे पास किंग होते हैं, 4 क्वींस होती हैं, यानी कि टोटल ये कितने हो गए 8 पत्ते हो गए, है ना। उसने कहा है ना तो किंग होनी चाहिए ना क्वीन होनी चाहिए, तो हम 52 में से ये वाले 8 माइनस कर देते हैं, 44 रह गए। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी 44। ठीक है, बाकी पत्ते तो ले ही सकते हैं ना, किंग और क्वीन नहीं लेना है आपको, तो 44 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, यानी कि 52। अब इसको 4 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 4 11 सा, 4 1 सा, 4 3 सा, देन 1 11 बाय 13, यानी कि ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Next question is question number 27. Probability पे ही है ये based. 2 fair dice are rolled simultaneously. The probability that 5 will come up at least once is. अब यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जब हम 2 फेयर डाइस को रोल करते हैं तो ये 36 आउटकम्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। ठीक है ना, ये 36 आउटकम्स होते हैं हमारे पास। अब आप देखिए इस आउटकम्स में से 5 जो है विल कम अप एट लीस्ट वंस इज, एट लीस्ट वंस का मतलब है एक बार तो 5 आना चाहिए, 5 अगर 2 बार भी आ जाता है तो वो वाला हमने केस भी लेना है। अब यहाँ पर देखिए तो ऐसे केस कौन कौन से हैं, देखो एक एक बार 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, एक तो ये 6 हो गए, और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, मतलब एक बार तो आना चाहिए 5, 2 बार वाला केस भी आपने ले लेना है। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने होते हैं 36 आउटकम्स। अभी अब मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए तो टोटल 36 है और ये 11 आउटकम्स ऊपर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी 2 फेयर डाइस का क्वेश्चन आए तो आपने ये 36 आउटकम्स लिखकर फिर आपने आंसर को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हम सॉल्व करेंगे इसको। 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉज अल्फा, देन वैल्यूज ऑफ कॉट अल्फा। अब यहाँ पर मेरे पास कहीं कॉट अल्फा नहीं है तो पहले मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 1 की जगह पर मैं लिख सकती हूँ आइडेंटिटी इसकी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो 1 की जगह पर मैंने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिख लिया ताकि थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो सके। साथ में साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू नहीं लिख ली, मैं इसको भी लेफ्ट साइड पे लेके आ रही हूँ, -3 साइन अल्फा कॉस अल्फा और राइट साइड पे 0 बना लिया। ठीक है, ये काम किया मैंने। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको मैं बीच में लिख लेती हूँ 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा लास्ट में।
ठीक है, पहले स्टेप में क्या किया, 1 की जगह पर उसकी आइडेंटिटी लगाई। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ये बीच में फैक्टर लिखा और फिर कॉस स्क्वायर अल्फा लास्ट में। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है अब सिंपल। इसको हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे लगाएं, 2 और 1 में स्प्लिट कर लेते हैं। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 1 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब पहले दो फैक्टर्स में से क्या कॉमन है, इन दो में से मेरे पास कॉमन आएगा 2 और साथ में साइन अल्फा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। और इन दोनों फैक्टर्स में से कॉस अल्फा कॉमन आएगा तो माइनस कॉस अल्फा कॉमन, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाते हैं तो अंदर वाला फैक्टर जो है वो सेम बनना चाहिए। तो यहाँ बन रहा है, एक फैक्टर बन गया 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, और दूसरा फैक्टर बन गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 पुट करेंगे। 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर इस कॉस अल्फा को मैं उधर लेके जाऊंगी, 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट अल्फा की। तो मुझे कॉट अल्फा यहाँ बनाना है। तो कॉट कैसे बनता है, कॉस अपॉन साइन से। तो इस साइन को मैं इधर ले जाऊंगी, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, यहाँ पर बच गया 2। सो कॉट अल्फा की यहाँ से वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, इस कॉस अल्फा को उधर ले जाओ, कॉस अल्फा प्लस का हो गया और मुझे क्या बनाना है, कॉट अल्फा। तो मैं सिर्फ साइन अल्फा को इधर ले जाऊंगी। सो कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, सो 1 वैल्यू आई है कॉट अल्फा की। तो कॉट अल्फा की 2 वैल्यूज आई यहाँ पर, 1 एंड 2। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर है वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द ऑर्डर ABCD दिए हुए हैं, x, y, ये जो बीच में अननोन है हमें फाइंड करने हैं। जब भी पैरेललोग्राम आए और उसके वर्टिसेस आपको गिवन हो तो सीधा आपने क्या करना है, लिखना है कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करके देखूँ तो इस तरह से बनेगा ना, ABCD, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यहाँ से आपके x और y निकल आएंगे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला A और C पे लगाना है, ठीक है, A और C के वर्टिसेस पे, ये वाला A और ये वाला C, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये AC का हो गया। अब B और D का 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये तो ऐसे ही रहने दो अभी। 2 प्लस 6 8 डिवाइड बाई 2 4 प्लस 3 7 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो और इसको इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो हम करेंगे 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2 एक साइड पे और 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करो, 4 2 ज़ा 8, y प्लस 5, 8 माइनस 5 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा वैसे तो ए ही बन रहा है, बट फिर भी यहाँ से कर लेते चेक, 2 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, x, y क्या है, आंसर क्या है, कोऑर्डिनेट्स नहीं सॉरी, x, y क्या है 6, 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। So moving to question number 30, in the given figure angle ACB एंगल CDA के बराबर है। यहाँ से देखो ACB, ठीक है, ये पूरा एंगल और ये CDA के बराबर है। AC 8 है, AD 3 है, हमें BD फाइंड करनी है, मैंने BD को X मान लिया, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करना है, सबसे पहले ये छोटा ट्रायंगल हम बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, MCQs में हम सीधा लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC जो है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो ABC है, दिस इज सिमिलर टू ACD,
ठीक है, ये सीधा ही हम लिख देंगे। मैं रीजंस भी आपको बता देती हूँ इसकी। अब दोनों में एंगल ए कॉमन है और दूसरा एंगल आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब यहाँ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एसीडी के इक्वल है, तो इनकी जो रेशियो साइड्स हैं उनकी प्रोपोर्शन भी सेम होगी, यानी कि ए बी बाई ए सी, इसका ए सी ले लेंगे। अब बी सी की मुझे नीड नहीं है, तो ये बी सी बाई सी डी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लो ए सी बाई ए डी, ए सी बाई ए डी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। ए बी कहाँ है, ए बी हमारा ये है पूरा। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया आपके पास 3 प्लस एक्स हो गया, है ना, ए बी 3 प्लस एक्स हो गया। ए सी कितना है 8 है, ए सी यहाँ पर भी 8 है, और ए डी हमारा 3 है। ये आपका आ गया वैल्यूज पुट करने के बाद। सबसे पहले मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये दिख रहे हैं मुझे, बट मैं सिमिलर किसको प्रूव करूंगी, ये छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव करूंगी। रीजंस मैंने आपको बता दिए, एंगल ए दोनों में कॉमन है, दूसरा एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है, सो बाय ए सिमिलैरिटी ये ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के इक्वल है, मतलब सिमिलर है। यहाँ से इसकी जो साइड्स हैं उनकी प्रोपोर्शन भी सेम होगी। ठीक है, तो ए बी बाई ए सी, बी सी बाई सी डी की नीड नहीं थी तो मैंने नहीं ली, ठीक है ना, क्योंकि ना तो बी सी गिवन है ना सी डी गिवन है, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ये पूरा ए बी है, तो अगर ये 3 है और अगर ये x है तो 3 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3x इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64। ठीक है, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 64 माइनस 9, तो ये हमारे पास आ गया 50, सो x आ गया हमारे पास 55/3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So next is question number 31. The equation of a perpendicular bisector of line segment joining the points A and B. अब यहाँ पर A और B पॉइंट्स गिवन है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मैंने पॉइंट मान लिया X और Y। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों तरफ का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, यानी कि AP डिस्टेंस जो है वो BP डिस्टेंस के इक्वल होगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला में बहुत अच्छे से पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लगाएंगे AP इज इक्वल टू BP, और इस X और Y की हेल्प से हम एक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म करेंगे। यहाँ पर AP इज इक्वल टू BP कर लिया। कुछ बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आप मैम गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यूज करिए। बच्चों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लो या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लो, एक ही बात होती है, बिकॉज -2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। ठीक है, तो चाहे आप x1 माइनस x2 कर लो होल स्क्वायर कर लो या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कर लो, दोनों ही फॉर्मूलाज करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट दोनों हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए और इनके सभी के होल स्क्वायर्स ओपन कर लिए। सिंपल फॉर्मूला लगाकर a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो आपने बहुत बार कर रखा है। अब हम सिमिलर टर्म्स कैंसिल करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर। अब 16 प्लस 25 41 हो गए, ये बचा यहाँ पर 8x और साथ में 10y। इधर 4 प्लस 9 13 हो गया, 4x माइनस 6y। सारी चीज़ों को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, सो 41 माइनस 13 माइनस 8x माइनस 4x माइनस 10y प्लस 6y इज इक्वल टू 0। सिमिलर टर्म्स को एक साथ कर लिया। 41 माइनस 13 ये हो जाएगा 28, ये यहाँ पर 12x, 10 में से 6 गए 4y। ठीक है, अभी भी इक्वेशन शॉर्ट की जा सकती है, सो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। सो 4 से डिवाइड करने के बाद ये बचेगा 7 माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। सो इसको अगर मैं पॉजिटिव उस साइड लेकर जाऊं तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इसमें से कोई इक्वेशन ऐसी है, सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर
इन द गिवन फिगर डी मिड पॉइंट है BC का, तो ये D जो है वो B और C का मिड पॉइंट है। द वैल्यू ऑफ कॉट y डिग्री कॉट x डिग्री इज, अब यहाँ पर ना ये x और y एंगल्स ऐसे गिवन थे, तो मैंने इसको टिल्ट करके इस तरह से ये फिगर बना ली इजी करने के लिए। ठीक है, क्या किया, ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर की तरफ ले गई ऐसे, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बेस बना लिया। बस इसको डायग्राम को हल्का सा टिल्ट करा है अपने कन्वीनियंस के लिए। आप चाहे तो इसमें से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे आसान लगता है तो मैं क्या कर रही हूँ, इस BC को मैंने क्या बना दिया परपेंडिकुलर, और इस AC को मैंने बना दिया बेस, ताकि मेरे एंगल्स जो है वो नीचे की तरफ आ जाएं। ठीक है, अब अगर मैं कॉट y निकालना चाहूँ, यहाँ पहले मैं बात करती हूँ कॉट x की, यहाँ कॉट y बाद में निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं कॉट x। तो x डिग्री ये वाला एंगल है, और हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ACD है ना। और पंडित भद्री प्रसाद के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर ट्रायंगल ACD में बेस क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है CD, यहाँ से इजी हो गया ना, यहाँ से कंफ्यूजन हो जानी थी। और कॉट y अगर निकालना चाहूँ तो ट्रायंगल कौन सा देखूंगी, पूरा एंगल है ये, ट्रायंगल ACB देखूंगी, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ACB। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इसका बेस क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है पूरा BC। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया कॉट y और कॉट x की वैल्यू। अब डिवाइड है यहाँ पर, तो हम निकालते हैं, कॉट y ऊपर रखना है, AC बाय BC डिवाइडेड बाय AC बाय CD, यही आ गया। AC और AC तो कट हो गया, ये CD ऊपर चला जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास CD बाय BC। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, ये जो D है वो क्या है, पूरे का मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो CD साइड है वो BD साइड के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि जो D है दिस इज द मिड पॉइंट, तो CD जो है वो BD के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है CD बाय BC। अब यहाँ CD मैंने CD लिख लिया, BC कहाँ से आया, BC ये किसका कॉम्बिनेशन है, CD प्लस DB का, है ना, दिख रहा है ना आपको, CD प्लस DB का, और CD और BD क्या है, बराबर है। आप चाहे तो इनको एक ही लिख सकते हैं, यहाँ पर CD डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर CD और BD क्या है, दोनों इक्वल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर CD प्लस CD। ठीक है ना, BD की जगह पर भी CD ही लिख दिया, तो CD डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ CD कैंसल, आंसर इज 1/2। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर है स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट कर जाए आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ऑप्शंस में से हम चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे, ए चेक करेंगे। सो 1/13 को अगर मैं 13/100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/100 हो जाएगा। सो ये टर्मिनेट हो रहा है आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये 1 डेसिमल प्लेस पे हो जाएगा और ये कैंसिल ही नहीं होगा। ठीक है, और ये वाला जो है लास्ट ऑप्शन 1/13 इंटू 100/13 ये वाला भी कैंसिल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, साइड्स ए बी एंड बी ई। तो ये है साइड ए बी और ये है बी ई ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल किस पे है, बी पे है। ठीक है, राइट एंगल एट बी आर ऑफ लेंथ 16 and 8 सेंटीमीटर, ये लेबल्ड है सारा कुछ। लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, तो ये जो है वो एक स्क्वायर है इसके अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर है। हमें इसकी साइड फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करनी है उस साइड की। तो लेट अस से ये जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो x है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x हो गया। अब ये टोटल कितना था x, टोटल कितना था 16, ये कितना है x और ये AF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 16 माइनस x। अब यहाँ पर हमें ये x फाइंड करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं छोटा ट्रायंगल लूँगी, मैं ले रही हूँ एक ट्रायंगल AFD और दूसरा ट्रायंगल ले रही हूँ ABE। ठीक है, AFD और ABE। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स ले रही हूँ। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब सिमिलैरिटी यहाँ पर MCQs में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सोच सकते हैं दिमाग में, मैं आपको रीजंस बता देती हूँ।
दोनों में एंगल ए कॉमन है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये बी 90 है और ये भी क्या होगा 90 होगा, क्योंकि सारे स्क्वायर के एंगल्स क्या होते हैं 90 होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स 90 हो गए। तो बाय ए सिमिलैरिटी ये जो ट्रायंगल ए एफ डी है दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई। पहले तो ये बात क्लियर होगी। अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो मैं यहाँ से लूँगी ए एफ, यहाँ से लूँगी ए बी, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। और दूसरी तरफ मैं लूँगी यहाँ से एफ डी और यहाँ से बी ई, यहाँ से एफ डी और यहाँ से बी ई, ठीक है। ए एफ की वैल्यू क्या है, मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। ए एफ की वैल्यू मैंने निकाली थी 16 माइनस एक्स। ए बी की वैल्यू क्या है आपकी 16, ठीक है, टोटल 16 है। अब एफ डी की वैल्यू आपके पास x है और बी ई की वैल्यू आपके पास 8 है, ठीक है। पुट करी वैल्यूज x की निकल जाएगा। 16 इंटू 8 128 माइनस 8x इज इक्वल टू 16x। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 24x बन जाएगा इज इक्वल टू 128। इधर आके डिवाइड हो जाएगा 24 से। अब इसको कैंसिल करते हैं हम। इसको हम 4 के टेबल से 4 6 ज़ा 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, ठीक है। 6 फिर 2 के टेबल से 3 ज़ा और ये 16। सो x आ गया आपका 16/3 सेंटीमीटर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 5 क्वेश्चंस बचे हैं सेक्शन बी के और साथ ही साथ केस स्टडीज़ हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवाऊंगी। तो आज का 35th क्वेश्चन है पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग R एंड S इन द रेशो K:1। सो सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बनाएंगे। R -1,3 S 9,8 रेशो K:1 में डिवाइडेड है। और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P दैट लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन पे लाई कर रहा है। हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले के लिए ये होता है x1, ये होता है y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, दिस इज m1 एंड दिस इज m2, ठीक है। और ये जो p है इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है x y, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं हम। p x, y इज इक्वल टू, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखा है ये सेक्शन फॉर्मूले को आपको कैसे याद करना है। अब यहाँ पर m1 इंटू x2 यानी कि k इंटू x2 मतलब 9, m2 है 1 इंटू x1 मतलब -1, m1 प्लस m2 k प्लस 1, m1 y2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय y2 का मतलब हो गया 8, m2 का 1 यहाँ पर सॉरी m1 का k है, k इंटू 8, m2 1 हो गया, y1 आपका 3 हो गया डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया सॉल्व करने के बाद 9k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और ये आ गया 8k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और ये हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब ये जो P पॉइंट है किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब एक्स वाई हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जो ये यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो जस्ट पुट करिए एंड गेट द वैल्यूज। x माइनस वाई प्लस 2 यानी कि x की वैल्यू क्या है 9k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, 8k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एलसीएम ले लो और k की वैल्यू निकल आएगी। k प्लस 1 एलसीएम आ गया, ये बचा 9k माइनस 1, माइनस है बाहर तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब प्लस 2k प्लस 2 इंटू के प्लस 1 करना था ना तो 2k प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 8k 1k प्लस 2k 3k, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 और ये फैक्टर इधर जाके 0 हो जाएगा। सो k की वैल्यू आ गई 3k की वैल्यू 2, सो k की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर
ए। सो आई होप आज की वीडियो के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।